हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आशा है कि आप लोगों ने अपने टारगेट को पूरा कर लिया होगा। देखिए, आज सुबह में लाइव नहीं आने का कारण यही था कि मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी, जिसके कारण नहीं हो पाया। और कल मैं जो टारगेट दे रही थी तो ऐसे मतलब सिर्फ बोल के बताना, उसमें से कुछ डिस्कशन करना मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं सोची हूँ कि क्यों ना उस बुक का एक पीडीएफ ही बना करके उसके साथ डिस्कशन कर लूँ। और फिर आज जो टारगेट है, मैं उस समय मुगल बादशाह थे जहांगीर, उनके दरबार में भेजा था। देखिए, यहाँ पे ना क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है। उसके बाद पूछेगा किसका राजदूत था या किसका दूत था। तो इंग्लैंड के दूत ने, सॉरी, राजा जेम्स प्रथम के दूत था। एक मिनट, नहीं ऐसे, हाँ, किसका दूत था यहाँ पे? राजा जेम्स प्रथम का दूत था। ठीक है। इसके दूत के रूप में ये भारत आया था। और कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस आया था। और ये भी पूछ सकता है कि किस जहाज से आया था। तो हेक्टर नामक जहाज था, उस जहाज से वो भारत आया था। और किसके दरबार में? तो जहांगीर के दरबार में आया था। देखिए क्या बात है ना, हम लोग पढ़ के जाते हैं सीधा सीधा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को सीधा सीधा पढ़ते, लेकिन थोड़ा सा घुमाता है। क्या है, जैसे पूछ देगा उसी समय की मतलब जहांगीर उस समय कहाँ था, या जहांगीर का उस समय जो दरबार था वो कहाँ पे, मतलब कहाँ पे लगा हुआ था। तो जहांगीर का उस समय दरबार कहाँ था? आगरा में था। ठीक है। उसी आगरा स्थित जो दरबार जहांगीर का था, उसी में कैप्टन हॉकिंस पहुंचा हुआ था। और वहां से आने के बाद उन्होंने फारसी में बात की थी और जहांगीर से, जिससे जहांगीर बहुत प्रसन्न हुआ और उनको इंग्लिश खान की उपाधि दिया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में बहुत बार आया। अगर आप घटना चक्र को उठा करके देखेंगे तो घटना चक्र में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी एग्जाम में आया हो, किसी पीसीएस के ही एग्जाम में आया है कि इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी गई थी। तो किसे दी गई थी? कैप्टन हॉकिंस को दी गई थी इंग्लिश खान की उपाधि। ठीक है। उसके साथ में वो 400 का मनसब भी दिया था। तो यहाँ से कैप्टन हॉकिंस से एक और, हाँ, कैप्टन हॉकिंस से यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका दूत था, किसके दरबार में आया था, और आया था तो कहाँ पे गया था, या जहांगीर का वहाँ पे जो दरबार लगा था कहाँ पे लगा था। तो इस सब का क्वेश्चन है। जैसे पूछेगा कि जहांगीर का दरबार कहाँ लगा था, तो आगरा में लगा था, वहीं पे पहुंचा था। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में था? जहांगीर के दरबार में आया था। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, कितना भी बनाएगा तो इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे किसके बारे में? अंग्रेजों के बारे में। ठीक है, इसमें कैप्टन हॉकिंस का हो गया। उसके बाद अंग्रेजों ने अपनी जो प्रथम व्यापारिक कुटी स्थापित की थी, वो की थी मसूलीपट्टनम में। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने प्रथम व्यापारिक कुटी 1611 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। और यह जो था मसूलीपट्टनम कहाँ है? भारत के आप देखेंगे तो पूर्वी तट पे है। तो अंग्रेजों की पहली प्रथम व्यापारिक कुटी कहाँ पे स्थापित हुई थी? पूर्वी तट पे स्थापित हुई थी। और कहाँ पे? तो 1611 में स्थापित हुई थी। ठीक है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछेगा, मतलब क्वेश्चन पूछा भी है कि अंग्रेजों की जो प्रथम व्यापारिक कुटी थी वो कहाँ स्थापित हुई थी? पूर्वी तट पे कहाँ पे स्थापित हुई थी? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। ठीक है। अगर सन पूछ लिया तो 16 से 11 में स्थापित हुआ था। ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक और क्वेश्चन बनेगा। बाकी सब तो आप लोग ये सब तो पढ़े ही होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सिर्फ हम इम्पोर्टेंट कहाँ से मतलब क्वेश्चन बन सकता है, या जो मैंने घटना चक्र पढ़ा है या और सारे एग्जाम का जो क्वेश्चन है उससे देख करके बता रही हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है और कैसे थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन को चेंज करता है। पूछता वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग फास्ट में पढ़ने के चक्कर में क्या होता है ना कि उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसके कारण क्वेश्चन छूट जाता है। तो यहाँ पे है कि जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने, सॉरी 1 मिनट, फिर जहांगीर से अनुमति लिया अंग्रेजों ने। उसके बाद पूछेगा कि अंग्रेजों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित हुई थी। तो अंग्रेजों की दूसरी व्यापारिक कोठी जो है सूरत में स्थापित हुई थी। वो कहाँ था? सूरत जो है आप लोगों को पता है सूरत पश्चिमी तट पे है। तो पश्चिम भारत के पश्चिमी तट पे अंग्रेजों की दूसरी कंपनी स्थापित हुई थी। कहाँ पे? सूरत में। ठीक है।
यानी पश्चिम भारत की पहली है और भारत जो अंग्रेजों की भारत में कंपनी स्थापित हुई थी उसकी दूसरी कंपनी थी। ऐसे ही पूछ सकते हैं भारत अंग्रेजों की दूसरी कंपनी कहाँ स्थापित हुई थी, या पश्चिम भारत के अंग्रेजों की प्रथम कोठी कहाँ स्थापित हुई थी। ऐसे हो जाएगा कहाँ पे हुई थी, तो सूरत में हुई थी। ठीक है, अब देखिए कैप्टन हॉकिंस जो था जेम्स प्रथम का प्रथम दूत था। ठीक है, फिर दूसरा दूत 1615 में जहांगीर के दरबार में आया। जेम्स प्रथम का दूसरा दूत कौन सा था, टॉमस रो था। टॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है, तो मतलब दूसरा दूत कौन हो गया, टॉमस रो हो गया। उसके बाद आएंगे तो एक गोलकुंडा का सुल्तान था। ऐसे ही पूछ देगा क्वेश्चन कि सुनहरा फरमान अंग्रेजों को किसने दी थी, या थी गोलकुंडा के सुल्तान ने किसे सुनहरा फरमान दी थी किसे दी थी। गोलकुंडा के सुल्तान जो थे वो अंग्रेजों को 1632 में सुनहरा फरमान दिया था, जिसे बहुत सारा मतलब उनको व्यापारिक छूट भी मिला था अंग्रेजों को, तो उसी को सुनहरा फरमान कहा गया था। फिर ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो पूर्वी जो कारखाना वगैरह दिया इससे उतना क्वेश्चन नहीं बना है अभी तक, तो उसको आप ऐसे ही नॉर्मली पढ़ लेंगे। एक यहाँ पे लगता है कि ये थोड़ा सा हो सकता है इम्पोर्टेंट, क्योंकि 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज था, उन्होंने चंद्रगिरी के राजा थे उनसे मद्रास पट्टे पे लिया था। हाँ, एक क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मद्रास पट्टे पर लिया और वहां पे क्या किया था, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पे किसने लिया था, फ्रांसिस डे ने लिया था। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है। देखिए मैं आप लोगों को ना पढ़ा नहीं रही हूँ, सबसे पहले बात मतलब मैं खुद वही चीज पढ़ी हूँ जो आप लोग मतलब सामने आप लोगों को कल टारगेट दी थी, बस मैं ये बता रही हूँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे फ्रेमिंग होता है। पढ़ने के लिए तो हम लोग सब पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा होता है ना कि घटनाचक्र देखने से या अदर एग्जाम के क्वेश्चन देखने से पता चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछता है और किस तरह से बनाता है। ठीक है, तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना तो किसने की थी, तो फ्रांसिस डे थे। फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज था, चंद्रगिरी से मद्रास पट्टे पे लिया और वहीं पे फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। और ये वाला उतना नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ऑब्रेगेंजा और ब्रिटेन के राजा थे चार्ल्स द्वितीय की शादी हुई थी, उससे क्या हुआ था, पुर्तगालियों ने मुंबई दहेज में दिया था, किनको, अंग्रेजों को दिया था, पुर्तगालियों ने दिया था। ठीक है, तो दहेज में दिया। उसके बाद ये क्या किए, चार्ल्स द्वितीय जो थे उन्होंने इस द्वीप को किसे दे दिया, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो पूछ देगा कितना किराया लिया था या किसे दिया था, इसे थोड़ा ध्यान में रख लेंगे आप। उसके बाद है 1687 में सूरत के स्थान पर मुंबई अंग्रेजों के मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। ठीक है, हाँ उसके बाद क्या हुआ ना कि मुंबई के द्वीप जब अंग्रेजों को दे दिया, अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, चार्ल्स द्वितीय ने दिया था, तो उसके बाद अंग्रेजों ने अपना वहां से सूरत से हटा करके अपना मुख्यालय मुंबई में बना लिया था। तो पूछ देगा सूरत से हटा करके अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था, तो मुंबई बनाया था। उसके बाद ये वाला जो है ना, एक क्वेश्चन थोड़ा पूछा हुआ है, जो गेराल्ड ओंगियर थे, गेराल्ड ओंगियर। ठीक है, उस समय सूरत के प्रेसिडेंट भी थे और मुंबई के गवर्नर थे, इन्होंने ही मुंबई शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि मुंबई शहर के संस्थापक कौन है या किसने की थी, मुंबई शहर की स्थापना किसने की थी, तो मुंबई शहर की स्थापना किसने की थी, गेराल्ड ओंगियर ने की थी। या पूछ देगा कि जब मुंबई शहर की स्थापना गेराल्ड ओंगियर ने की थी उस समय वो कहाँ के प्रेसिडेंट थे या कहाँ के गवर्नर थे, तो मुंबई के गवर्नर थे और सूरत के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उसके बाद बंगाल के एक सूबेदार थे शाह शुजा, उन्होंने अंग्रेजों को अंग्रेजों को विशेषाधिकार दिया था, उसे क्या कहा गया था, उसे निशान कहा गया था। तो ऐसे पूछ देगा कि अंग्रेजों को विशेषाधिकार किसने दिया था, तो शाह शुजा ने दिया था, इसे क्या क्या कहा गया, इसे निशान कहा गया। ओके, अगला है बंगाल के सूबेदार अजीम उस्सान ने अंग्रेजों को 3 गांव दिया था। हाँ, बंगाल के सूबेदार थे कौन, अजीम उस्सान। थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट ये लग रहा है और अभी तक शायद 1-2 एग्जाम में पूछा हुआ है। अजीम उस्सान ने अंग्रेजों को क्या दिया, 3 गांव दिया था, सुल्तानती, कलिकता और
सुल्तानती कलिकता और गोविंदपुर की जमींदारी दिया था। उसे आगे चल करके कलिकता को जॉर्ज चार्नक ने कलकत्ता शहर से विकसित किया था, कलकत्ता शहर की स्थापना किया था। तो ये क्वेश्चन भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जॉर्ज चार्नक जो थे उन्होंने बंगाल के इन 3 गाँव को मिलाए, उसके बाद तीनों गाँव को मिलाए, सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुरी, ठीक है। इन तीनों को मिला करके, इन तीनों गाँव को मिलाकर आधुनिक जो कलकत्ता है उसकी नींव रखी थी, ठीक है। तो आप लोग को एक हो गया कि मुंबई शहर का संस्थापक कौन था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तो इससे आप देखिए क्या होता है ना एग्जाम में कि हमेशा स्पेलिंग मिस्टेक से ही कोई कट ऑफ से बाहर आता है, ठीक है। देखने में लगता है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जाकर के स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है। तो इन छोटे छोटे क्वेश्चन को अगर आप ध्यान देंगे तो सही रहेगा, स्पेलिंग मिस्टेक से आप बचेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक से बचने का एक यही 2 मेन फार्मूला है। पहला तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन पे एकदम अपना ध्यान बनाए रखें। ये नहीं क्या होता है ना, कितने लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को देखने लगते हैं, उनको लगता है कि नहीं इन छोटे क्वेश्चन को तो आराम से मैं चुटकी में हल कर लूँगा, लेकिन एग्जाम में आप यकीन मानिए वही क्वेश्चन गलत होता है। जो भी मतलब आसान से आसान क्वेश्चन रहता है ना, और बाकी जो स्टूडेंट होते हैं ना, अगर उस क्वेश्चन को सही कर लिया, अगर आप नहीं किए तो आप कट ऑफ से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि आसान क्वेश्चन ना सबका गलत नहीं होता है। हाँ, जिसका स्पेलिंग मिस्टेक होगा उसी का होगा। और उसके बाद एक और स्पेलिंग मिस्टेक से बचने का उपाय है कि आप जितना सेट लगा सकते हैं, जितना सेट देख सकते हैं, वीडियो में देखिए या खुद से सेट बनाइए, जितना बना सकते हैं उतना बना लीजिए, ताकि स्पेलिंग मिस्टेक से आप बच सकें, ठीक है। एक ये हुआ कि मुंबई शहर के संस्थापक कौन थे, तो गिराल डोंगियर थे। और एक क्वेश्चन है जो जॉर्ज चार्नक थे, उन्होंने बंगाल में जो 3 गांव था, सुल्तानती, कलिकता और गोविंदपुर, इन तीनों को मिलाकर के कलकत्ता की नींव रखी थी। उसके बाद इसका नाम क्या किया तथा फोर्ट विलियम का निर्माण किया था। यहीं पे कलकत्ता शहर का स्थापना किया, उसके बाद फोर्ट विलियम का निर्माण किया। उसके बाद इसके प्रेसिडेंट कौन बन गए, सर चार्ल्स आयर। इसके प्रेसिडेंट को एक क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है कि जो फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया उसके प्रेसिडेंट किसे बनाया गया था, तो चार्ल्स आयर को बनाया गया था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो सकता है कि 1700 ईस्वी में यह प्रेसिडेंट नगर घोषित किया गया था। अच्छा, बाद में प्रेसिडेंट बने थे जो चार्ल्स आयर इसका, उसके बाद 1700 में इस कलकत्ता को क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंट नगर घोषित कर दिया गया, जो 1774 से लेकर के 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा था। राजधानी तो 1911 तक था, उसके बाद 1911 से आप लोग को पता ही है दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पे दे दिया है ना, यूरोपीय कंपनी की प्रथम फैक्ट्री, यानी कौन सी कंपनी ने अपनी कहाँ पे फैक्ट्री स्थापित की थी प्रथम बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पुर्तगालियों ने 2 क्वेश्चन मतलब आपको याद करना ही है, प्रथम कहाँ पे और सेकेंड कहाँ पे, ठीक है। इन दोनों से ही क्वेश्चन बनेगा, उसके अलावा ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए पुर्तगालियों ने प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की थी, कोचीन में, ठीक है। डचों ने मछलीपट्टनम में, उसके बाद अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में, जिसे मछलीपट्टनम भी कहते हैं, और मछलीपट्टनम के बाद एक और क्या था, सूरत में था। उसके बाद डेनिश जो थे, डेनिश ने त्रावणकोर में, और फ्रांसीसियों ने सूरत में अपने स्थापित की थी, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगा, इन्होंने प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी। ये वाला जो है आप लोग मतलब अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन इससे क्वेश्चन बनता है और हर बार बनता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अंग्रेज का तो जो मेन इम्पोर्टेंट था अंग्रेज वाला उसको कंप्लीट कर चुका है। अब है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन यहाँ पे है कि किस सम्राट ने के समय में इसकी स्थापना हुई थी, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी। उस समय कौन सम्राट थे, फ्रांस के सम्राट थे लुई 14वां। लुई 14वां के समय में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी यहाँ पे इंडिया में। उसके बाद किसने की थी, तो उनके मंत्री थे कॉलबर्ट
कोलबर्ट के द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये वाला जो क्वेश्चन है कि किस सम्राट के समय में, फ्रांस के किस सम्राट के समय में फ्रांसीसी कंपनी की भारत में स्थापना हुई थी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तो किसके समय हुई थी? सम्राट लुई 14वां के समय में हुई थी। और किसने की थी? तो वहीं लुई 14वां के जो मंत्री थे कोलबर्ट, उन्हीं के समय में हुई थी। वन मिनट। और इसने अपनी कंपनी का नाम रखा था देश इंडस ओरिएंटस। इस कंपनी का एक बार नाम पूछा हुआ एक एग्जाम में, इसे आप याद कर लेंगे, देश ओरिएंटस, देश इंडस ओरिएंटस। यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कंपनी था उसका नाम क्या था? तो देश इंडस ओरिएंटस। इनका नाम थोड़ा सा अलग होता है, आप लोगों को पता ही है, इंग्लिश में सबका रहता है, ठीक है, और कुछ अलग ही रहता है। और यहाँ पे देखिए जो है ना, पीछे मैं बताई हूँ कि फ्रांसीसियों ने अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कहाँ पे स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। लेकिन किसने की थी? एक क्वेश्चन बनता है कि किसने की थी? फ्रैंको कैरो ने सूरत में अपने प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। और दूसरी कहाँ की थी? मसूलीपट्टनम में। फ्रांसीसियों की दूसरी कहाँ हुई थी? मसूलीपट्टनम में हुई थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इतना ही दूर में जो है ना 2-3 क्वेश्चन बनता है। एक तो किस सम्राट के समय में हुआ था? तो लुई 14वां के समय में। किस मंत्री ने किया था? तो मंत्री कोलबर्ट ने की थी। कब की थी? तो 1664 में की थी। उसके बाद उनके कंपनी का नाम देश इंडस ओरिएंटस रखा गया था। और फिर से उन्होंने अपना प्रथम कोठी कहाँ स्थापित की थी या प्रथम व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में स्थापित की थी। किसने की थी? मेन बात है किसने की थी? तो फ्रैंको कैरो ने की थी, ठीक है। और दूसरा उनकी कंपनी मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी। उसके बाद ये वाला आप पढ़ लेंगे, उतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं लगता है मुझे। हाँ, यहाँ पे है ना, डचों ने जो पांडिचेरी छीन ली थी फ्रांसीसियों से, उसे किस संधि के तहत उन्हें वापस की थी? तो रिजविक संधि के द्वारा। रिजविक संधि के बाद पांडिचेरी को पुनः फ्रांसीसियों को दी थी। कौन? डचों ने। डच ने पांडिचेरी छीन ली थी फ्रांसीसियों से। उसके बाद जब रिजविक की संधि हुई उसके बाद उन्हें वापस की। उसके बाद ये वाला सब आप मतलब एक नज़र देख लेंगे, सारा जो जितना भी दिया उसे देख लेंगे। लेकिन मुझे जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं उसका डिस्कशन करा दे रही हूँ। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच एक कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, कर्नाटक युद्ध, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था, ठीक है। कर्नाटक में 3 युद्ध हुआ था। टोटल कितने युद्ध हुए थे? 3, जिन्हें आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या कर्नाटक युद्ध कहा गया है, ठीक है, कहा गया। सबसे पहले हाँ, 3 कर्नाटक युद्ध था। उसके बाद क्या हुआ था ना, अंग्रेजों ने वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना को पराजित की। उसके बाद से यहाँ से भारत से जो है फ्रांसीसियों का वर्चस्व समाप्त हो गया। तो पूछेगा किस युद्ध में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों का अंत कर दिया? तो वांडीवास के युद्ध में। इनका वर्चस्व जो था उसे समाप्त कब किया था? वांडीवास युद्ध में पराजित किया था। ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा हुआ है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। समाप्त हो गया। इस युद्ध में जनरल आयरकुट ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? आयरकुट कर रहे थे। और जो इसका तो नहीं दिया है, आप लोग एक बार देख लेंगे कि वांडीवास के युद्ध के समय कौन फ्रांसीसी में से गवर्नर कौन था, फ्रांसीसियों का गवर्नर कौन था? अंग्रेज का तो है आयरकुट थे, मैं एक भूल रही हूँ डुप्ले था या कौन था, डुप्ले आई थिंक चेंज हो गया था, आप देख लेंगे एक बार, कंफर्म नहीं हूँ मैं, ठीक है। और ये वाला जो यहाँ पे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था ना, 3 कर्नाटक और फ्रांसीसियों के बीच में,
अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में मेन हुआ था। कर्नाटक एक स्थान, मतलब कर्नाटक राज्य के पास हुआ था, इसलिए इसे कर्नाटक या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कहते हैं। तो इसे याद कर लेंगे कि सन भी याद करना है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1746 से 48 में हुआ था। और फिर याद करना है किस संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई थी, तो एला सापेल की संधि 1748 में हुई थी। इसके बाद इस युद्ध की समाप्ति हो गई और इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई थी। ठीक है। फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, 1 साल अंतर गया था, 1746 से 48 में प्रथम हुआ था और 1 साल गैप करेंगे तो 49 से 54 तक, लगभग 6 साल, 49 से 54, 9 5 14, 5 साल ही चला था। 49 से 54 पांडिचेरी की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है। इसमें अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ गया था। फिर 1756 से 63 में हुआ था। इस युद्ध की समाप्ति पेरिस की संधि के तहत ही 1763 में। इस वांडी वास्की युद्ध के बाद फ्रांसीसी निर्णायक रूप से पराजित हुए थे। पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। उसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ 1763 में। ठीक है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, 1746 से 48 में हुआ था। एला सापेल की संधि के द्वारा इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 तक हुआ था और ये जो है पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त हुई थी। और तीसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो 1756 से 63 में हुआ था और पेरिस की संधि के तहत 1763 में इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। ठीक है। तो आंग्ल कर्नाटक युद्ध, जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध है, इसे आप याद कर लेंगे एकदम अच्छा से, कहीं लिख के दीवार पे चिपका देंगे जहाँ पे आप पढ़ते हैं और बार बार देखते रहेंगे, क्योंकि ये जो ईयर है ना, सन है, वो आदमी बार बार भूलते रहता है। ठीक है। अब आते हैं नवीन स्वायत्त राज्य। इसके बारे में तो थोड़ा सा एकदम दिया है, आप ट्यूशन में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा दिया है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ही दिया है। किसके बारे में, पेशवा शक्ति के विकास के बारे में। और सही है, जो इम्पोर्टेंट है वहीं दिया है, पेशवा शक्ति का विकास। ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लो, एक ही कलर से। ठीक है। तो प्रथम पेशवा कौन थे, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि प्रथम पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ थे। ठीक है। किस वंश से थे, चित्पावन वंशीय ब्राह्मण थे। ब्राह्मण वंश तो नहीं पूछता है, लेकिन पूछता है कि सबसे मतलब प्रथम पेशवा कौन थे, तो बालाजी विश्वनाथ थे। जो मुगल शासक, अब हम लोग उधर पढ़े हैं उत्तर मुगल काल, उसमें मुगल शासक कौन थे, फर्रुखसियर। उनको गद्दी से हटाने में सैयद बंधु की हत्या की थी, यानी उनके साथ मिल करके फर्रुखसियर की हत्या की थी। तो इनको गद्दी से हटाने सैयद बंधु की हत्या साथ दी थी कौन, बालाजी विश्वनाथ। और प्रथम पेशवा कौन थे, बालाजी विश्वनाथ थे। उसके बाद आते हैं बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जो थे वो क्या थे, बाजीराव प्रथम बालाजी विश्वनाथ के ही पुत्र थे। हाँ, यहाँ पे मैं देखिए विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे या ये मतलब कौन थे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछता है। पूछेगा कि मराठा परिसंघ की स्थापना किसने की थी, तो बाजीराव प्रथम ने की थी। ठीक है। मराठा परिसंघ की स्थापना बाजीराव प्रथम ने की थी। और परिसंघ कौन कौन था, तो इंदौर जो था, होलकर, सिंधिया कहाँ पे, ग्वालियर में, गायकवाड़ बड़ौदा में और भोसले नागपुर में शामिल थे। जो मराठा परिसंघ था ना, इसको आप याद कर लेंगे कि होलकर कहाँ था, इंदौर में, सिंधिया ग्वालियर में, गायकवाड़ बड़ौदा में, भोसले नागपुर में। इसको आप आराम से याद कर लें, क्योंकि इससे पूछ सकता है कि किस परिसंघ की मतलब कहाँ से कौन सा परिसंघ शामिल था, तो आप इसे देख लेंगे। और ये इम्पोर्टेंट है कि बाजीराव प्रथम ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था, तो पूना को उन्होंने अपना केंद्र बनाया था। ये जो क्वेश्चन है ना, पूना को केंद्र बनाया था, या छोटा छोटा क्वेश्चन, ये ना एग्जाम में हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग या सीलिंग मिस्टेक के कारण ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि हम लोग तो ऐसे डायरेक्ट पढ़ते जाएंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, पूना को केंद्र बनाया था, लेकिन ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है। हाँ, जो ध्यान से पढ़ा रहता है उसका तो सही होता है, लेकिन मतलब सीलिंग मिस्टेक के बारे में मैं बता रही हूँ। ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच में पालखेड़ा का युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि पालखेड़ा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क, जिन्हें हम क्या कहते हैं, चिनक्लीज खान कहते हैं। और ये मोहम्मद शाह के समय में क्या हुए थे, स्वतंत्र राज्य की स्थापना किए थे, किस, हैदराबाद के। ठीक है। उन्हीं निजामुल मुल्क के साथ पालखेड़ा का युद्ध हुआ था, बाजीराव प्रथम के साथ। ठीक है।
इसमें निजाम उल मुल्क जाहिर सी बात है पराजित होंगे, क्योंकि उस समय पेशवा शक्ति बहुत शक्तिशाली थी, तो निजाम उल मुल्क पराजित हुए थे। उसके बाद आते हैं कौन, बालाजी बाजीराव, ये राजाराम द्वितीय का पेशवा थे। राजाराम द्वितीय मराठा सरदार थे, उनके पेशवा थे, मराठा शासक उनके पेशवा थे। यही बालाजी बाजीराव जो थे, उन्होंने मराठों से संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ली थी। तो पूछ देगा कि ऐसा कौन से पेशवा थे जो इन्होंने संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ले ली, मराठों से संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ली थी। बालाजी बाजीराव थे जिन्होंने मराठों से संपूर्ण शक्ति अपने हाथ में ली थी। उसके बाद क्या हुआ, पेशवा पद को वंशानुगत बना दिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मराठों से संपूर्ण शक्ति किन्होंने अपने हाथ में ली थी, किस पेशवा ने ली थी, तो बालाजी बाजीराव ने ली थी। उसके बाद उन्होंने पेशवा पद किसके समय से वंशानुगत हुआ था, तो बालाजी बाजीराव के समय से वंशानुगत हुआ था। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई आप लोगों को पता ही है, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था। अहमद शाह मुगल बादशाह थे, अहमद शाह उन्हीं के समय में हुआ था। मराठा सरदार कौन थे, मराठा पेशवा थे बालाजी बाजीराव। इन्हीं के समय में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, तो 14 जनवरी 1761 को पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। किसके समय में, बालाजी बाजीराव के समय में, उसमें पेशवा थे इन्हीं के समय में, लेकिन हुआ था और मुगल बादशाह कौन थे, तो अहमद शाह थे और अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण की थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ था, पेशवा की हार हो गई थी, जिसके कारण इस हार को नहीं सहने के कारण 1761 में ही बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो कब हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई, 14 जनवरी 1761 को। इस डेट को याद रखेंगे क्योंकि डेट पूछ देता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, डेट पूछेगा, सन पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन पूछ सकता है। ठीक है, तब याद रखेंगे। उसके बाद है बाजीराव द्वितीय, अंतिम पेशवा थे। अंतिम पेशवा कौन थे, बाजीराव द्वितीय थे, अंतिम पेशवा थे। इनके क्या किया था, कानपुर के निकट बिट्ठू नामक स्थान पर निर्वासित कर दिया गया था। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बन सकता है, कैसे कि बाजीराव द्वितीय को कहाँ पे निर्वासित किया गया था, तो कानपुर के निकट बिट्ठू नामक स्थान पर निर्वासित किया गया था। इसके बाद पूना को अंग्रेजों ने अपने में मिला लिया था और मराठा परिसंघ समाप्त हो गया था। या ऐसे पूछेगा अंतिम पेशवा कौन थे, तो अंतिम पेशवा कौन थे, बाजीराव द्वितीय थे। उसके बाद उनको कहाँ पे निर्वासित किया गया था, तो कानपुर में निर्वासित किया गया था। या किस पेशवा के बाद मराठा परिसंघ को अंग्रेजों ने अपने मिला लिया था, तो बाजीराव द्वितीय के बाद। ठीक है, बस इतना ही है पेशवा लोग के बारे में। उसके बाद आंग्ल मराठा संघर्ष आप पढ़ लेंगे, मराठा के साथ अंग्रेजों की जो युद्ध हुई थी वो पढ़ लेंगे। 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी बहुत पूछता है। 1775 से 82 के बीच में प्रथम आंग्ल मराठा किस युद्ध से प्रारंभ हुआ था, सूरत की संधि से प्रारंभ हुआ था और सालबाई की संधि से समाप्त हुआ था। तो आप ना ऐसे याद करेंगे, देखिए प्रारंभ हुआ था किस युद्ध से या किस संधि से, ये उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे। लेकिन किस युद्ध से समाप्त हुआ था ये ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, इसे भी देखेंगे, किस युद्ध से प्रारंभ होता है इसे भी देख लेंगे, लेकिन ज्यादा इसे याद रखना होगा। ठीक है, दूसरा हुआ था 1803 से 6 में। देखिए बहुत लंबा काल रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1775 से 82 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था और सालबाई की संधि के तहत समाप्त होता, और बहुत लंबा समय के बाद फिर 1803 में आएंगे, तो 1803 से 6 3 साल के लिए हुआ था, और बसीन की संधि के साथ प्रारंभ हुआ था और राजघाट के संधि के साथ समाप्त हुआ था। ठीक है, और गवर्नर जनरल इससे तो आराम बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, क्योंकि पूछ देता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय उस समय बंगाल का गवर्नर कौन था। तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय तो वारेन हेस्टिंग्स थे, लेकिन दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उसमें वार्लो थे, और तीसरा 17 से 18 में हुआ था उसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स थे। ठीक है, तो क्या है, गवर्नर को जरूर याद रखेंगे, और किस युद्ध के तहत किस संधि के तहत समाप्त हुआ था इसे जरूर याद रखेंगे। किस सन में हुआ था इसे भी याद कर लेंगे, तो इसके ईयर में जो है ना सन बहुत ही अंतर है,
इसके समय बहुत अंतर है। इसे आप कहीं से कहीं पे लिख के चिपका लेंगे और देखते रहेंगे तो याद होगा, नहीं तो ऐसे तो भूल जाएंगे आराम से। कुछ होगा बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं जो क्या था, थोड़ा सा अन्य राज्य भी, छोटे छोटे राज्य की जो स्थापना हुई थी, जैसे अवध की स्थापना कब हुआ था, अंग्रेज और मराठों के राज्यों के बीच होने के कारण से बफर राज्य कहा जाता। तो यहाँ पे एक यही इंपॉर्टेंट है, बफर राज्य किसे कहा जाता, तो अंग्रेजी और मराठा राज्यों के बीच जो राज्य था उसे अवध, मतलब अवध कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बफर राज्य कहा जाता है। क्योंकि जब दो बड़े बड़े राज्यों के बीच में एक छोटा सा राज्य रहता है ना, उसे बफर राज्य या बफर कंट्री कुछ भी कहते हैं। मतलब बड़ा बड़ा अगर कोई देश है उसके बीच में छोटा सा देश आ गया तो उसे बफर देश कहेंगे, और बड़ा बड़ा राज्य के बीच में अगर छोटा सा राज्य आ गया तो उसे बफर राज्य कहते हैं। और हम लोग पीछे पढ़ ही चुके हैं कि सआदत खान यानी बुरहान मुल्क ने अवध को स्वतंत्र किया था, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। किसके समय में की थी, तो मोहम्मद शाह के समय में की थी। ठीक है। और सआदत खान के बाद अवध के नवाब कौन बने थे, तो सफदरजंग बने थे। और उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पिछले साल जो दरोगा का एग्जाम हुआ है प्री का, उसमें पूछा ही भी है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो वाजिद अली शाह थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था, वाजिद अली शाह थे। और इसी के समय में देखिए एक क्वेश्चन है कि किस साम्राज्य पे या किस राज्य पे अंग्रेजों ने कुशासन का इल्जाम लगा करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो यही था कौन, कुशासन का आरोप लगा करके मिलाया गया था अवध को। इसी के किसके समय में, तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्हीं के समय में अवध पे कुशासन का आरोप लगा करके अंग्रेजों ने अपने मिला लिया था। ठीक है, कब मिलाया था, तो 1856 में मिलाया था। उसके बाद आता है मैसूर। मैसूर में टीपू सुल्तान तो आप लोग को पता होगा ही, हैदर अली के बेटे थे। तो हैदर अली का जन्म, इसको उतना याद करना जरूरी नहीं है लेकिन देख लेंगे आप। हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था, 1772 में मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। ठीक है, मैसूर के कोलार जिले में हुआ था। हाँ, ये है कि मैसूर के शासक कब बने थे, तो 1761 में मैसूर के शासक बने थे। यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मैसूर के शासक कब बने थे, 1761 में बने थे। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ था, जिसे आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, हैदर अली के साथ हुआ था। इसमें अंग्रेजों की हार हुई थी। ठीक है, लेकिन दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त कर दिया। किसने, तो अंग्रेज गवर्नर कौन थे, आयरकुट, अंग्रेजी गवर्नर थे आयरकुट। उन्होंने पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर को परास्त कर दिया। ठीक है, तो इसे ना आप देखिए, इससे भी प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से भी पूछा है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी हार हुई थी, तो अंग्रेजों की हार हुई थी, उसमें हैदर अली की जीत हुई थी। लेकिन दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना थे कौन, आयरकुट, और यहाँ से कौन थे, मैसूर युद्ध में से कौन थे, हैदर अली थे। इसमें हैदर अली की मृत्यु हो गई। किस युद्ध में पूछे गए थे, किस युद्ध में अंग्रेजों ने हैदर अली को परास्त किया था, तो पोर्टोनोवा के युद्ध में किया था। ठीक है, उसके बाद 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद इनके बेटा थे कौन, टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान एक बहुत ही योग्य शासक थे। ठीक है, टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सारे देखिए क्या क्या है। टीपू सुल्तान जो थे, अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़ भाषाओं का ज्ञान था। बहुत ही योग्य शासक थे। इनने सभी भाषाओं का, लगभग उर्दू, फारसी, अरबी, कन्नड़ सभी भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने नई मुद्रा, नई माप तौल, नई इकाई, नवीन संवत सबका मतलब शुरू करवाया था। ठीक है, तो ये पूछ सकता है
यहाँ से कोई दो बात नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस किस भाषा ज्ञात थी, 4 में से 3 दे देगा और एक कोई और भाषा दे देगा और पूछ देगा। तो आप याद रखेंगे अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़, यानी 4 भाषाओं का ज्ञान था उन्हें। और उन्हें नई मुद्रा, नई माप तौल, नवीन संवत का प्रचलन करवाया था। उन्होंने टीपू ने श्रृंगेरी एक स्थान है, वहाँ पे जगत गुरु जो शंकराचार्य थे उनके सम्मान में मंदिर का भी निर्माण करवाया था। निर्माण ने उनका पुनर्निर्माण कराया था और उसका नाम क्या रखा था, श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन भी दिया था उन्होंने। ठीक है, तो ये वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पूछा श्रृंगेरी देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो टीपू सुल्तान ने किया था। लेकिन यहाँ से जो है ना पूछता है हमेशा कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने घटना चक्र अगर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। कहाँ पे की थी, तो श्रीरंगपटना में की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे। जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी, कहाँ पे की थी, श्रीरंगपटना में की थी। किससे प्रभावित होकर की थी, तो फ्रांसीसी क्रांति जो हो रहा था उस समय, उससे प्रभावित होकर उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और खुद उसका सदस्य भी बन गए थे और स्वयं को नागरिक टीपू भी कहने लगे थे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जैकोबिन जब क्लब की स्थापना की श्रीरंगपटना में, तो उन्होंने राजधानी स्थानांतरित करके क्या की, राजधानी श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बना ली। उसके बाद फ्रांस और मैसूर के मंत्री का प्रतीक वहाँ पे स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है ना, स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगवाया था, तो वहाँ पे श्रीरंगपट्टनम में, तथा जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी, किसने की थी, तो टीपू सुल्तान ने की थी। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में इनकी कमाल संभाल ली थी, क्या हुआ। उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में कैप्टन मिडोज थे, कहाँ से, अंग्रेजी सेना थे, उन्होंने टीपू को पराजित कर दिया और श्रीरंगपट्टनम की संधि किया था। यानी तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि हुई थी, ऐसे ही संधि 4 युद्ध हुआ था, उसमें से आपको याद करना, पहला मद्रास की संधि, दूसरा मंगलोर की संधि, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि और चौथा में तो टीपू सुल्तान की मृत्यु ही हो गई थी। तो इन चारों संधि को भी याद करना होगा। तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित हो गए थे, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में उन्होंने कमाल संभाल ली थी और जीत भी गए थे, लेकिन तीसरा में क्या हुआ, उन्हें पराजित होना पड़ा था। उसके बाद अंग्रेजों ने शर्त रखी थी कि अंग्रेजों को क्या करना है, 3 करोड़ रुपया देना है और जब तक रुपया नहीं देते हैं तब तक टीपू के पुत्र को उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा था। ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू क्या हुआ था, टीपू हार गए थे, उसके बाद उनको मार दिया गया था। उसके बाद ये सब तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे दिख रहा है कि जब मैसूर जीता, कौन जीता था, वेलेस्ली ने मैसूर जीता, तो उस समय इसको मार्किप्स की उपाधि प्रदान की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद वेलेस्ली को कौन सी उपाधि दी गई थी, तो मार्किप्स की उपाधि दी गई थी। तो यहाँ से आपको ना टीपू सुल्तान से 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी, किससे प्रभावित होकर के की थी, कहाँ पे की थी, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, उसके बाद स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था, ये इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद किस युद्ध में उन्हें पराजित होना पड़ा था, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित होना पड़ा था। उसके बाद क्या हुआ था, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में किससे हारे थे, तो कौन थे, वेलेस्ली था, उसी से हारे थे। उसके बाद वेलेस्ली को मार्किप्स की उपाधि दी गई थी। ठीक है, यहाँ पे है भी आंग्ल मैसूर युद्ध। रुक गया, कितना हुआ, 18 मिनट, कितना मिनट जो रहा है, 22 मिनट देखो। ठीक है।
3 दिन लिखे। चारों में सारे मिला के। ठीक है, देखते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध जो 4 मैसूर युद्ध हुआ था उसमें देख लेंगे। पहला क्या था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध तो आप लोग पता ही है 1767 से 69 में होता। हैदर अली के साथ हुआ था, जिसमें से हैदर अली जीत गए थे, अंग्रेजों को पराजित होना पड़ा था। और मद्रास के संधि के द्वारा, सबसे पहले याद करें किस संधि के तहत समाप्ति हुई थी, तो मद्रास के संधि के तहत समाप्ति हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हुआ था, जिसमें मंगलोर की संधि के तहत इस युद्ध की समाप्ति हुई थी। तीसरा 90 से 92 में हुआ था और रंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसे याद कर सकते हैं महामंगलम श्री, यानी महा से मद्रास, दूसरा होगा मंगलोर और तीसरा होगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। सॉरी 1 मिनट। ठीक है, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे इन्हें भी याद रखेंगे, क्योंकि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वेरलेस्ट थे, उसके बाद दूसरका में वारेन हेस्टिंगस, तीसरा में कॉर्नवालिस और चौथा में वेलेस्ली। ये लाइन से ही है इनका कार्यकाल, उसे याद कर लेंगे। ऐसे जब गवर्नर जनरल याद करते होंगे उस टाइम भी इन लोगों का क्रम लाइन मतलब सीरीज वाइज जाता है, एक के बाद एक इन्होंने अपना इनका कार्यकाल रहा है, तो ऐसे याद हो जाएगा। सबसे पहले कौन थे, वेरलिस्ट थे, दूसरे उसके बाद थे कौन, वारेन हेस्टिंगस, थर्ड में थे कॉर्नवालिस और फोर्थ में कौन थे, वेलेस्ली थे, तो ऐसे याद हो जाएगा। ये जो पंजाब वाला है उससे आप देख लेंगे, 2-3 क्वेश्चन ही है इसमें कि खालसा दल की स्थापना किसने की थी, दल खालसा की स्थापना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ दे रही हूँ, आप लोग देख लेंगे। उसके बाद शुक्रचकिया मिसल से कौन थे, या रंजीत सिंह किस मिसल से थे, यहाँ पे जो क्वेश्चन है रंजीत सिंह किस मिसल से थे, शुक्रचकिया मिसल से थे, ये क्वेश्चन है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद किसने सिखों का नेतृत्व संभाला था, तो यहाँ पे बंदा बहादुर है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसे देख लेंगे। उसके बाद अफगान शाह सुजा ने रंजीत सिंह को कोहिनूर हीरा दिया था, एक क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे ही। किसने दिया था, कोहिनूर हीरा दिया था, रंजीत सिंह को शाह सुजा ने दिया था। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आंग्ल सिख युद्ध भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ यहाँ से इम्पोर्टेंट होता है, 2-4 क्वेश्चन इसमें भी है कि स्वतंत्र बंगाल की स्थापना, तो स्वतंत्र बंगाल की स्थापना किसने की थी, मुर्शिद कुली खान ने की थी। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट यहाँ पे इसके संस्थापक थे, नवाब थे। उसके बाद अलीवर्दी खान नवाब बना, और अलीवर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला बना था, जिससे क्या हुआ था, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, इसी से तो प्लासी का युद्ध हुआ था। आगे देखते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। और है क्या हुआ, बहुत अभी बस 1 घंटा हो गया।